बोलती नहीं पराक्रम करती हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट, मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर। हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। The major share goes to Prime Minister, but the issue I will at least claim the credit is decision-making ability. हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। There is no surgical strike any time earlier. हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित है और आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। हमारे जवान गए, उनको लगता है ये आ गए कैसे, आने का साहस किधर से आ गए, इंटरनेशनल लाइन के उस बाजू में जाने का साहस कैसा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के एक और ताजा बयान की, जिसके बाद एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर सियासत तेज हो गई है। अभी तक अगर आपने इन तमाम साउंड बाइट्स को ध्यान में दे रख के सुना हो तो इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए सेना के साथ या सेना के अलावा रक्षा मंत्री ने बीते 2-2.5 हफ्तों के दौरान जिन लोगों को श्रेय दिया उसमें प्रधानमंत्री थे, उसमें वो खुद भी रहे एक बार तो, और आज उन्होंने उसका श्रेय आरएसएस की टीचिंग्स यानी उनकी शिक्षा को दे दिया है। वो आरएसएस, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके स्वयंसेवक तमाम बीजेपी के नेता माने जाते हैं, बताए जाते हैं। अगर मनोहर पर्रिकर साहब ये कहते हैं कि संघ से शिक्षा मिली, उसकी वजह से ये सर्जिकल स्ट्राइक हो पाई, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या वो संघ के अनुयायी नहीं रहे? क्या वो स्वयंसेवक नहीं रहे हैं? या जानबूझकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की इस सियासत को गरमाने की कोशिश की जा रही है और ये खुद सत्ता पक्ष कर रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के रक्षा मंत्री तो बोलते नहीं हैं और कम से कम 4 या 5 बयान तो अभी हमने आपको सुनाए। सर्जिकल स्ट्राइक्स यानी 29 सितंबर से बाद तक आज की तारीख तक पिछले 18-19 दिनों में जब 5 बार खुद रक्षा मंत्री ने किसी न किसी बहाने से पब्लिक फोरम पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बयान दिया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का यह हमला जायज है कि रक्षा मंत्री जानबूझकर सियासत कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ये जब पूछती है कि 1971 की जंग में जब बांग्लादेश को हराया था इंदिरा गांधी ने, तो क्या वो आरएसएस की शाखा गई थी? क्या वो आरएसएस की स्वयंसेवक थी? इन तमाम मुद्दों के सवाल, इन जवाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देने होंगे। कौन सियासत कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स के मामले में? संघ को क्यों लेकर आया गया? क्या संघ की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश में? इन्हीं मुद्दे पर करेंगे बड़ी बातचीत। खास मेहमान मेरे साथ होने वाले हैं, कुछ बड़े चेहरे, लेकिन पहले देखते हैं दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, संघ से मिली सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ति। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट, मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर। सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा जोर शोर से चालू है। सोशल साइट से लेकर मीडिया तक पर, मोहल्ले से लेकर पार्टियों के मंच तक पर सर्जिकल स्ट्राइक सबकी जुबान पर है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी 29 सितंबर के बाद से तकरीबन हर दूसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी कोई न कोई बात देश की जनता के सामने रखते हैं। रखे भी क्यों ना, उनका दावा है कि इससे पहले न सेना ने ऐसा किया था, न सरकारों में इसे करने की कुव्वत थी। अपने कम श्रेय लेते हुए पीएम मोदी को ज्यादा श्रेय देते हुए उन्होंने अब इस सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ति कहां से मिली, इसका भी राज खोला है।
महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर। संघ में जो भी अभ्यास कराए जाते हैं शाखाओं के माध्यम से, वो राष्ट्रीयता, नेशनलिटीज के बारे में ही उस पर जोर दिया जाता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मिली शक्ति का स्रोत आरएसएस को बताया तो विरोधियों की त्योरियां एक बार फिर चढ़ गई। हर पार्टी अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार, मनोहर पर्रिकर, बीजेपी और आरएसएस को कोस रही है। श्री पर्रिकर से ये पूछना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री कभी शाखा गए थे? जिस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की संरचना की, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो कभी शाखा गई थी? पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। भारत है अपने संविधान में, उसको एक उनकी हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की उद्देश्य आरएसएस की स्पष्ट रूप से हर समय रही। क्या उससे भी प्रेरणा लेकर इस व्यवस्था को बदल रहे हो? श्रेय लेने की कोशिश करे या इस बात को लेकर कोई माहौल बनाने की कोशिश करे, अंदरूनी देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करे, तो यह काम सही नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासी तकरार जारी है, श्रेय लेने और देने का सियासी खेल भी जारी है। और सियासत के इस खेल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पर्रिकर का सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को देना जायज है? और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। एकमात्र डिबेट शो जिसमें आपका पार्टिसिपेशन और आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है। सवाल है कि क्या पर्रिकर का सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को देना जायज है? हजारों की संख्या में जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं और जवाबों का और एसएमएस का हमको इंतजार है। अगर आपको लगता है कि हाँ जायज है आरएसएस को श्रेय देना, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप भेज दीजिए। इसके साथ ही #HTP और #संघ और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आप ट्वीट कर भी अपने सवाल, सुझाव, अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और IBN 7 के फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक पॉलिटिकल पैनल है और एक एक्सपर्ट के तौर पर इस डिबेट में फौजी अफसर भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मेरे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ है। राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक, थिंकर मेरे साथ है। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा साहब हैं और वरिष्ठ जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। सीधा सवाल, पहला सवाल संबित पात्रा से। संबित पात्रा, और कितनी राजनीति करेंगे आप? क्यों डिफेंस मिनिस्टर जो बोलते नहीं है बकौल प्राइम मिनिस्टर लगातार बयान दे रहे हैं, कभी खुद को श्रेय, कभी प्रधानमंत्री को श्रेय और आरएसएस की टीचिंग को श्रेय, और ये बयान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे रहे हैं संबित, किसी के सवाल के जवाब में, इंटरव्यू में नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक फोरम पे खड़ा होकर बाइट दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। क्यों? पहली बात तो है कि देखिए, आपने खुद कहा कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिल्कुल इस प्रकार से नहीं रखा जा रहा है कि श्रेय लेने का विषय हो। एक भाषण के दौरान आखिर उन्होंने क्या कहा उसको समझने की विषय है यहाँ पे। उन्होंने कोई श्रेय किसी को नहीं दिया, श्रेय तो उन्होंने आर्मी को ही दिया था। पहले दिन से अभी तक उन्होंने आर्मी को दिया है और निर्णय लेने की जो क्षमता प्रधानमंत्री में ज्यादा, मेजर पोर्शन प्रधानमंत्री में और थोड़ा सा डिफेंस मिनिस्ट्री में रहा है, उस विषय में उन्होंने शुरू से कहा। आज ही उसी विषय को क्वालिफाई करते हुए कहा कि देखिए, महात्मा गांधी जी के गांव से आते हुए एक साधारण सा पुरुष अर्थात प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने कहा महात्मा गांधी को अहिंसा और किस प्रकार राष्ट्रवाद का उन्होंने एक उपाख्यान के रूप में रखा है कि वहां से एक साधारण सा पुरुष आता है और गोवा से मैं एक साधारण व्यक्ति, हम दोनों साधारण व्यक्ति एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे असामान्य बहुत बड़ा निर्णय है वो कैसे ले पाए, ये डिसीजन कैसे कर पाए। हम में तो कोई कॉमनैलिटी नहीं है। शायद जो कॉमनैलिटी है, जो शायद एक बिंदु है जहां हम एक साथ होते हैं, वो हमारी शिक्षा पद्धति रही है, क्योंकि हमने संघ की शाखा से शिक्षा ली है।
उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक संघ ने कराया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक संघ के कारण से हुआ है। उन्होंने केवल दो व्यक्तित्वों का मूल्यांकन किया, एक प्रधानमंत्री और खुद अपना। तो कि हम आरएसएस से आप लोग निकल परिवेश कर से आए आते हैं, हुए भी आरएसएस के आप लोग क्या स्वयं सेवक रहे हैं, हमारी इसमें शिक्षा- सवाल ही कहाँ रहा है? हम सब जानते हैं। मेरा सवाल काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है संबित, उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगा। क्या लाल बहादुर शास्त्री आरएसएस के स्वयंसेवक थे? 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को आजाद कराया पाकिस्तान से, क्या वो आरएसएस की शाखा में गई थी? जनरल मानेक शाह आरएसएस में गए थे? क्यों आखिर क्यों? मैं इसका उत्तर देता हूं। आप देखिए, इस पूरे परिदृश्य में जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक का विषय रहा है, उस पूरे परिदृश्य में दो व्यक्तित्वों का मूल्यांकन किया है यहां पर, प्रधानमंत्री और अपना, और बड़े सहज भाव से उन्होंने जिस प्रकार से, देखिए वो एक मराठी बोलने वाले व्यक्ति हैं, हिंदी जिस सहज भाव से वो कहते हैं अलग तरीके से, उस सहज भाव से उन्होंने कहा कि हम दोनों का क्या कॉमन है, हमने एक साथ शायद शिक्षा ली आरएसएस की शाखा से, वही कॉमन है। जहां तक लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी का सवाल है, हाँ देखिए, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी आरएसएस में नहीं गए, मगर जो शिक्षा पद्धति उनकी रही है, उस समय की जो महात्मा गांधी की पद्धति रही थी, उस सोच से दोनों ओतप्रोत थे। वो राष्ट्रवाद का सोच था। महात्मा गांधी की सोच, संघ की सोच में राष्ट्रवाद है, और उसमें अभय का सोच था कि देश के लिए जब कुछ करना है तो उसमें अभयं कुरु, कभी डर ना हो, देश के लिए मर मिटने का मादा होना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता हूं, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में यह राष्ट्रवाद और यह अभय दोनों ही कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि गांधीवाद के दर्शन से इनमें किसी प्रकार का प्रादुर्भाव देखने को नहीं मिलता है। आपकी बात पे संजय झा जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी पे जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा के बच नहीं सकते संबित। मेरे पास अभी तक जितने एसएमएस पोल आए हैं, जनता भी, दर्शक भी डिवाइडेड है, ऑलमोस्ट बराबरी पे, और वो ये कह रही है कि दोनों तरफ कि क्या राजनीति कर रही है पर्रिकर साहब, हाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डिवाइडेड ओपिनियन पोल है। मैं इसके पहले संजय झा आपके पास आऊं, एक राय में जनरल मैं और 10 सेकंड लूंगा। चलिए ठीक है, बोलिए 10 सेकंड। मैं और सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि अधिकतर सवाल मेरे पर है, मैं सबसे क्षमा मांगते हुए। देखिए, जनता को अगर हम सही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम एक लाइन में कह दें कि पर्रिकर जी सारा श्रेय सर्जिकल स्ट्राइक का संघ को दे रहे हैं, तो जनता तो बोलेगी अच्छा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मगर जनता को अगर हम समझा दें कि पर्रिकर साहब क्या कहा है, उन्होंने ये किसी को नहीं श्रेय दिया, उन्होंने केवल ये कहा कि मोदी जी और मेरी शिक्षा पद्धति एक रही है, हम दोनों का कोई कॉमनैलिटी अदरवाइज नहीं है, दोनों अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, और हम एक शिक्षा के कारण राष्ट्रवाद को चाहते हैं। रिवर्ट करिए, कभी भी भटकेगी नहीं। संजय झा। सुमित जी, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जाजनक है जिस तरीके का बयानबाजी हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर जी ने किया है। मैं समझता हूं कि भारत की सेना, भारत के जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी की, बलिदान दिया है, उनका दिन दहाड़े अपमान किया जा रहा है, एक दिन नहीं लगातार। और ये बात तो अब पूरा सिद्ध हो चुका है, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में निरंतर जिस तरीके से वो चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, ये यही सकता है कि राजनीति, जो आप कहते हैं ना, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। अब ये कितना खेदजनक ये विषय है, आप सोच लीजिए कि यहाँ पर एक तरफ कितनी दो मुही पार्टी है, प्रधानमंत्री भाषणबाजी कुछ और करते हैं, और यहाँ उन्हीं के मंत्री, मैं समझता हूँ कि रक्षा मंत्री से उनको बातचीत तो बहुत होती होगी, लेकिन उनको पूरी आज़ादी दी गई है कि आपको जो कहना है कहिए। आप सुमित जी बहुत एक अनुभवी संपादक और पत्रकार रहे हैं, आप जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग जो भी कहते हैं मीडिया को, बहुत सोच समझ के कहते हैं। वहां उनका मंशा और उनका नियत का आज पूरा उजागर हो चुका है। देखिए, ये लोग थोड़े बौखलाए हुए हैं, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। भारत के लोग इनसे बिल्कुल, जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। अच्छे दिन तो गए, बुरे दिन आ चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी बेबुनियादी तरीके से हमारे जो जवान लोग जो शहीद हुए हैं उनका फायदा उठाया जाए, चुनाव वही बात जो राहुल गांधी ने की, खून की दलाली वाली। मैं आपको बताऊंगा सुमित जी, शहादत पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है। नहीं, मैं एक भविष्यवाणी करना चाहूंगा आपको। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और आरएसएस के लोग इस बात का लगातार चर्चा करते रहेंगे।
अब आप देख ठीक है, लीजिएगा चर्चा इस बात पर चर्चा लगातार होता रहेगा। संजय जी, हम सब भी और जाते हैं RSS 71 में इंदिरा जी जब जीती थी उसको भी कांग्रेस ने यूटिलाइज किया था। तमाम देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप की विल तो दिखती है, फैसला लेना कि कब हमको पोखरण करना है, कब हमको पोखरण 2 करना है, कब हमको जवाब देना है, कब हमको वॉर करना है, इसमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो 71 में भी दिखी, जो 2016 में भी दिखी। संजय झा, नहीं सुमित जी एक बात समझिए आप, नहीं सुमित जी एक बहुत अहम बात है। एक बात तो ये साफ हो चुका है कि मोदी जी और उनकी सरकार नागपुर के हाथ में एक कठपुतली है। इस बात का जवाब राकेश, वो नाचते हैं, ठीक, वो नहीं नाचते हैं, राकेश वो तो सब सिन्हा जानता इसके है। हाथ में, और राकेश सिन्हा, कितना ये शर्मनाक, नहीं मैं आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। क्या नागपुर के इशारे पर काम कर रही है सरकार? संजय जी बंद करें तो मैं बोलूं। राकेश सिन्हा, फिर कैसी त्यागी जी? राकेश सिन्हा, संजय जी आप ही के सवाल पे जवाब बंद हो तो मैं बोलूं। ठीक है, मैं पहले संजय जी का व्याख्यान तो बंद करवाइए। जी राकेश जी आप बोलिए। संघ के इशारे पर सरकार काम कर रही है। देखिए पूरे सुमित जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहस हो रही है। मैं इसके 2 डायमेंशन, एक पहला डायमेंशन 10 सेकंड में बता दूं। देखिए भारतीय सेना का किसी भी राजनीतिक विचारधारा से न संबंध है न होना चाहिए, और किसी को अधिकार नहीं है उसको किसी विचारधारा से जोड़ने का, चाहे मैं हूं, आप हों, संजय झा जी हों। एक बात, यदि भारतीय सेना को कभी भी 60 साल के इतिहास में एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा तो कांग्रेस रेजिम था जब सच्चर कमेटी आया था। आप उनका पढ़ लीजिए कि उस समय सच्चर कमेटी के सामने भारतीय सेना को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया था। तो बताओ किस जाति के कितने लोग हैं, किस धर्म के कितने लोग हैं। और सेना के अध्यक्ष जनरल जे सिंह ने पुरुषार्थ दिखाते हुए कहा, यहाँ तत्कालीन रक्षा मंत्री को लिखा, हम कोई आंकड़ा देने वाले नहीं है। इतिहास में तो नहीं है, आपको कश्मीर में सेना, पहले सुनिए, कश्मीर पे सेना के मानवाधिकार के हनन का आरोप, जवाब दीजिए। अरे पहले सुनिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था सुमित जी, मैं दे रहा हूं। मैं प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं, आप प्रवचन मत सुनिए, मैं सुमित जी को सुना रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं। सुमित जी समय बर्बाद हो रहा है, मैं बोल दूं, और लोग भी हैं, त्यागी जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, कृपया मुझे 10 सेकंड में खत्म कर दीजिए। बोलते हैं तो समय बर्बाद होता है कि कश्मीर में सेना पर यदि मानवाधिकार हनन का आरोप लगा तो कांग्रेस रेजिम था और राजनीतिक सत्ता उसके पीछे खड़ी रही। चलिए मैं आता हूं जवाब पर। 71 और 65 का सवाल आपने पूछा। 65 में लाल बहादुर शास्त्री संघ के कितने नजदीक थे? आप उस समय 65 के चुनाव के बाद, युद्ध के बाद का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय अखबारों का एडिटोरियल पढ़ लीजिए। इंदिरा गांधी को 71 में कहा कि आरएसएस का जिंगोइज्म इंदिरा गांधी पर सवार है। अब रही बात नागपुर से शिक्षा, संघ ने राष्ट्रवाद की शिक्षा दी है और पाकिस्तान पर हमारा एक वैकल्पिक नैरेटिव है जो नेहरू के नैरेटिव से अलग है। नेहरू के नैरेटिव ने 48 में दिखा दिया। नेहरू के नैरेटिव से शास्त्री जी हटे, इसलिए शास्त्री जी को संघ प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मानता है। तो हमारे नैरेटिव को नरेंद्र मोदी जी ने और पारिकर जी ने जिस तरह से मान लिया कि नरेंद्र देखिए हमारा नैरेटिव क्या है, सुन लीजिए, नैरेटिव का एक लाइन मान लिया ना, आप अरे सुन लीजिए, हमारा नैरेटिव यह है कि नाग पंचमी में अध्यात्म में नाग को दूध पिलाया जाता है, डिप्लोमेसी में नाग को दूध नहीं पिलाया जाता, दूध पिलाकर मारा जाता है। तो पाकिस्तान के साथ हमारी डिप्लोमेसी यही है कि पाकिस्तान को कमजोर करो, पाकिस्तान तो पहले पड़ोसी हम नहीं पहले जब राकेश जी जब प्रधानमंत्री गए बर्थडे पर विश करने के लिए 25 दिसंबर को, तो वो दूध पिलाने गए थे और उसके बाद अब मारा जा रहा है पाकिस्तान को। आप ये कह रहे हैं क्या कर रहे थे पाकिस्तान में? केसी त्यागी जी, आप इस बात से, तो मैंने यही कहा कि अध्यात्म में दूध पिलाकर छोड़ दिया जाता है, नाग पंचमी में डिप्लोमेसी में दूध पिलाकर मारा जाता है। मैंने वही आप ही की बात पर कमेंट किया और केसी त्यागी से सवाल पूछा। 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री अचानक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर मुलाकात कर लेते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं, तो वो दूध पिलाने गए थे और अब उसको मारने की तैयारी चल रही है। इस बात से त्यागी जी, राकेश सिन्हा की इस सिमिली से, इस एग्जाम्पल से आप अपने आप को आप कहाँ खड़ा पाते हैं त्यागी जी? सुमित जी, जब कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में प्रूफ मांगे थे तो मैं कई चैनल पे मैंने इसको अच्छा नहीं माना। और सेना के जो शौर्य हैं उसकी रणनीति पर हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए जी। खून की दलाली वाला जो संजय जी बयान था उसको भी हमने अच्छा नहीं माना था, लेकिन जो पिछले 2 सप्ताह में प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद
कि मेरी पार्टी के लोग और मंत्री भी ड्रम बीटिंग बंद करें। ड्रम बीटिंग का काम जारी है और मैं सेना के लिए आज जो प्रस्ताव हमारी पार्टी में इस समय पटना में हूं और प्रस्ताव पास करके आया हूं तो मेरा मन दुखी है। आवर पार्टी हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ सितंबर 29। तो हम तो सरकार की भी तारीफ करें, सैनिकों को सलाम करते हैं, उस पर हमें गर्व है। और सरकार कहे कि हम तो आरएसएस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो मैं तो पहले वाले वक्तव्य को फिर हमें वापस लेना पड़ेगा पार्टी को। अगर वो कह रहे हैं कि ये प्रेरणा हमें संघ से मिली है, तो संघ से जो है राकेश जी कई अच्छी प्रेरणा आपको मिली होंगी, मैं उस पर वो आज हमारे बहस का मुद्दा नहीं है। संघ तो विवादित भी है। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया, आपके पास भी विद्वान आदमी है, पात्रे जी भी, मैं भी और संजय जी भी, चारों को पता है संघ पे प्रतिबंध क्यों लगा था। हट गया बाद में आप ये कहेंगे। तो इन सब चीजों को देश के प्रधानमंत्री ने जी सेना के जरिए एक अच्छा काम किया। हमने प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हटा क्यों ये बताइए। ने त्यागी जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ राकेश जी सॉरी टू इंटरफेयर, देखिए किसी को भी प्रतिबंध लगाया क्यों, पहला ये सवाल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले ये कि प्रतिबंध लगाया क्यों, आरोप पे लगा, ये साबित हुआ। मैं उस डिबेट पर नहीं जा रहा हूँ। गांधी जी पर डिबेट किसी और दिन करेंगे। आज सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत की बात हो रही है। त्यागी जी, इल्जाम लगाएं। त्यागी जी आप अपनी बात पूरी करिए 20 सेकंड में। जनरल शंकर प्रसाद वेट कर रहे हैं। 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर रही। बिल्कुल राकेश जी वो सब हम जानते हैं। गांधी हत्या में ये बिल्कुल जायज आपका सवाल। ये सुमित जी बहुत गंभीर आरोप त्यागी जी के मुंह से लगा, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है त्यागी जी सर्जिकल स्ट्राइक पे अपनी बात पूरी करिए। बीजेपी मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है। त्यागी जी आप यही कह रहे हैं लगातार। राकेश जी आप अभिव्यक्ति की आजादी को भी रोक रहे हैं और ये आपका असहिष्णु व्यवहार है। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मैंने उस पर बहस के लिए नहीं कहा, मैंने कहा संघ पे प्रतिबंध लगाया जब पटेल साहब ने, उनका मैं वक्तव्य पढ़ के कहिए तो आपको सुना दूं। नहीं आज नहीं को इकट्ठा करना आज नहीं ये चूंकि विद्युता का अपना परिचय देने तो थोड़ा बहुत। जनरल शंकर प्रसाद, मैं आप सबकी इजाजत से एक फौजी हमारे साथ अफसर हैं, जनरल शंकर प्रसाद के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी हैव पेशेंस। राकेश जी जनरल साहब ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका व्यू यहाँ जानना, मेरे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। जनरल साहब आपको लगता है चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स पर जो भी पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया उसको भुनाने की और दूसरी अपोजिशन को गिराने की कोई भी कोशिश मिस नहीं हो रही है, और इसमें सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना राहुल गांधी का बयान। देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूं और बड़े दुख से आज दोबारा कहता हूं, संबित पात्रा जी भी मेरे संग कई दफ़ा बैठ चुके हैं इसी किस्म की डिबेट में। इससे ज़्यादा दुख किसी भारतीय को नहीं है आज, केवल मुझे ही नहीं, केवल सैनिकों को ही नहीं, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस को पॉलिटिकल एजेंडा में बदल रही हैं। हमारी लड़ाई टेररिज्म से है और टेररिज्म का फेज़ 1 भी अभी चालू नहीं हुआ, एक ही तो स्ट्राइक हुआ है। अभी तो टेररिज्म को समाप्त करना है। आगे चलिए देखिए 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने में क्या क्या होने वाला है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि एक सर्जिकल स्ट्राइक को लेके इतनी बड़ी राजनीति करने का क्या फ़ायदा है। मैं तो इसको कहता हूँ ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। आप तो इस तरह से सब चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। जो रणनीति सरकार ने बनाई है उसको ख़राब कर रहे हैं। जो भारत की सेना की रणनीति बन रही है उसको ख़राब कर रहे हैं। खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते इसको बंद कराइए। और देखिए एक बात मैं आपको सही सही समझा दूँ आज, कि मैंने 4 साल आर्मी में ट्रेनिंग की बिफोर आई बिकेम एन ऑफिसर। उसके बाद 40 साल में ऑफिसर रहा हूँ। मैंने एक प्लेटून कमांडर से लेके कंपनी कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, जो कि हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन होती है, उसको कमांड किया है। मैं इन्फेंट्री का ऑफिसर हूँ। मुझे आज तक किसी ने कोई शिक्षा नहीं दी, केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी में शिक्षा मिली, इन्फेंट्री स्कूल में शिक्षा मिली, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट में शिक्षा मिली, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में शिक्षा मिली और नेशनल डिफेंस कॉलेज में शिक्षा मिली। कई एक कोर्सेज हम लोग बाहर भी करने जाते हैं, केवल मिलिट्री कोर्सेज। तो हमारी जितनी सिखलाई होती है वो केवल मिलिट्री होती है और स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे होती है। अब बाकी लोगों की क्या सिखलाई होती है, कहाँ होती है, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है।
किस पॉलिटिकल पार्टी का कहाँ आपको स्कूल दुख चल रहा हुआ? है, कहाँ कॉलेज चल रहा जनरल साहब? है, कहाँ उसकी ट्रेनिंग हो रही है, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, बात क्लियरली समझ लीजिए, भारत सेना को इन चीजों से खुदा के वास्ते मत जोड़िए। आप बहुत देश का नुकसान कर रहे हैं। भारत सेना ने 71 की लड़ाई जीती है, भारत सेना ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है 65 में, भारत सेना ने कारगिल में दुश्मन को लखेड़ा है, भारत सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भारत सेना को छोड़ दीजिए अपने काम के ऊपर, प्लीज उनको अपना काम करने दीजिए। उसके लिए इनके पास ट्रेनिंग है, बिल्कुल, उसको और किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों की क्या ट्रेनिंग होती है, क्या डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर। लेकिन लास्ट वर्ड देखिए, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को अवश्य जाता है। जो प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो ची हो, उनके नाम से कोई मतलब नहीं है। जो आज भारत सरकार चला रहे हैं उनके अंडर फौज काम करती है, और जब वो कंसिडर्ड ओपिनियन बना के एक हुक्म पास करते हैं तो फौज उसको मुकम्मल करती है। ये डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल रूल है। चाहे प्रधानमंत्री ABCD जो भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैंने पहले कहा पॉलिटिकल पार्टी के हेड एक और टिप्पणी में आप चला रहा है, उसने डिसीजन दे दिया तो भारत सरकार उसको मुकम्मल। जनरल प्रसाद, मैं आपकी एक टिप्पणी और लेना चाहूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊंगा। आपको दुख हुआ जब आप ये बात सुनते हैं प्रधानमंत्री को श्रेय जाना चाहिए? मैंने पहले भी कहा और मैं कहता हूं कि 71 का इंदिरा गांधी को जाता है तो 16 का नरेंद्र मोदी को जाता है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। लेकिन जब आप एक चुनाव जीतने के लिए अपने महज सियासी फायदे के लिए जब आप राजनीति करने लगते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं और ये भूल जाते हैं एक सैनिक जो बेचारा कितने महीनों की मेहनत के बाद से वहां खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, उसके ऊपर कौन सी गोली कब आके लग जाए उसको खुद को नहीं पता है, कब उसकी शहादत हो जाए, वो सब भूल के अब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपको दुख होता है जब आप पर्रिकर साहब का ये बयान सुनते हैं कि RSS की शिक्षा की वजह से हुआ? चिंतित होते हैं आप? देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है कि भारत सेना इज द लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन चला रहा है सरकार, भारत सेना इज द लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्री। और इस रिसोर्स को आप अगर पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं तो बड़े दुख की बात है। पॉलिटिकल एजेंडा बनाइए ना इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, एजुकेशन ग्राउंड पे, हेल्थ ग्राउंड पे, जॉब ग्राउंड्स पे, और मेक इन इंडिया ग्राउंड्स पे, और स्वच्छ भारत पे, और हजार चीजें और हैं। ये भारत सेना को अपना काम करने दीजिए, इसके पास बड़ा कठिन काम है और बड़े जोखिम का काम है, इसमें जान जाती है भाई। संबित पात्रा, आप नहीं समझ रहे इसको कि कितने लोग मर रहे हैं रोज। अभी आपकी चैनल दिखा रही थी एक यहाँ पर शोक सेरेमनी हो रही थी, अभी आप ही ने दिखाया, अभी रोज हो रही है। अरे भाई, इनको छोड़ दो, अपना काम करने दो, ये जान दे रहे हैं अपने देश के लिए। पॉलिटिकल एजेंडा है तो किसी और चीज से चलाओ। आई डोंट वांट टू पिट यू अगेंस्ट जनरल शंकर प्रसाद, संबित पात्रा, बट आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस देश को क्यों राजनीति, भाई एक चुनाव जीतना इतना जरूरी है। संबित पात्रा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल 100% लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी की बातों से सहमत हूं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके पश्चात से जिस प्रकार बयानबाजी चल रही है, कोई कह रहा है कि ये फेक सर्जिकल स्ट्राइक है, आप प्रूफ दिखाइए। वो तो सबसे पहले संजय निरुपम जी ने किया, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं। खून की दलाली वाला बयान हमने देखा राहुल गांधी जी का। पर्रिकर जी के आज के बयान पे आपको आपत्ति है? मैं तो कह रहा हूं इसमें किसी को उन्होंने श्रेय नहीं दिया। उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से, सहज तरीके से कहा, प्रधानमंत्री और मैं अलग अलग परिदृश्य से आते हैं, हमारा कोई कॉमनैलिटी नहीं है, सिर्फ हमने संघ की शिक्षा। उन्होंने नहीं कहा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इसका सारा श्रेय मैं संघ को देता हूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देता हूं। ये बार बार हम इसको, अगर ऐसा कुछ करना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते। वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, यूपी के किसी रैली में भाषण नहीं दे रहे थे। वहां पे परिपेक्ष था एजुकेशन का। एजुकेशन में उन्होंने प्रधानमंत्री और अपनी शिक्षा दीक्षा की बात की। इसको हम राजनीति से जोड़कर, इलेक्शन से जोड़कर, आपको नहीं लगता संबित, मैं संजय झा के पास जाऊं रिबटल के लिए, संबित आपको नहीं लगता कुछ भी कोई बोलता है उसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हो जाता है? एकेडमिक इंस्टीट्यूट की बात जनरल शंकर प्रसाद ने की अभी उन सब का जिक्र भी कर लेते पर्रिकर साहब। एनडीए का, सीडीएस का, तमाम कॉलेज ऑफ कॉम्बैट का, उन तमाम सैनिकों के लिए उनका मोराल बढ़ जाता है अगली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, अगले हमले के लिए। नहीं, मैं बता, आप पूरा दिखाइए वो भाषण। उन्होंने तो पहले भाषण में ही कह दिया कि पूरा श्रेय इंडियन आर्मी को जाता है
और अगर बाकी है डिसीजन, एक सेकेंड, पूरा श्रेय इंडियन आर्मी को ही जाता है, उन्होंने ही ये स्ट्राइक किया है। डिसीजन मेकिंग प्रधानमंत्री का है, वो अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे। उसमें शिक्षा दीक्षा की बात हुई तो महात्मा गांधी की भूमि से जोड़ा गया, उनके दर्शन से जोड़ा गया, राष्ट्रवाद से जोड़ा गया। तो क्या यह बुरी बात है? किसी ने आर्मी के ऊपर कुछ नहीं कहा। ये तुरंत जो एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस चल रहा है, ये प्रतिस्पर्धा जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को लगता है अच्छा ये कह दिया, लगता है कुछ फायदा हो जाएगा, अब तुरंत हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके विरुद्ध बोलना है। ये अच्छी बात नहीं है। ये जो राष्ट्रवाद के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है वो उचित नहीं है। संजय झा जवाब दे रहे हैं, फिर त्यागी जी। संजय झा जी जवाब दीजिए। हाँ, सुमित जी मैं समझता हूं कि मनोहर पर्रिकर का यह कहना कि मुझे आरएसएस से हमें प्रेरणा मिला, ये इतना शर्मनाक है, क्योंकि सब जानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की नजरिया सांप्रदायिक है, विभाजक है, और यही दुर्भाग्यपूर्ण हमारा यह हाल है। वो नेहरू जी को नहीं पता था 1963 के रिपब्लिक डे के परेड में आरएसएस को क्यों बुलाया था? नेहरू जी को पता नहीं था जो आप बता रहे हैं। चला सकता हूँ। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। नेहरू जी ने 1963 के रिपब्लिक डे के परेड में आरएसएस को क्यों बुलाया था? संजय झा जी ने नेहरू जी को ब्रीफ नहीं किया था क्या? जब तक आप सुनिएगा नहीं हम बोलेंगे। नहीं, आप नेहरू जी को ब्रीफ नहीं करते हैं। किसी पार्टी ने राजनीति बोलिएगा, मगर नेहरू जी को ब्रीफ करिए पहले। यदि आप कहते हैं कि भारत के सैनिक लोग आपके सांप्रदायिक आरएसएस से प्रेरणा लेते हैं, अरे खून की दलाली बोलने वाले अपमान करते हैं, अच्छी शिक्षा और राष्ट्रवाद बोलने वाले अपमान नहीं करते हैं। खून की दलाली नरेंद्र मोदी और आपके कैबिनेट करते हैं और भारत के लोग जानते हैं। शुरू हो गया इनका। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये भारत के लोग जानते हैं, तभी तो 44 कर दिया। ये सब जानती है और इस पब्लिक ने इस सरकार को 282 सीटें दी हैं। ये पब्लिक है, ये जानती है कि आरएसएस के स्वयंसेवक है, तब भी बीजेपी की सरकार बनाई, बहुमत से बनाई त्यागी जी। तो अगर आज ये पर्रिकर साहब कहते हैं, अगर मैं इस कान को घुमा के पकड़ूं, अगर कान को घुमा के पकड़ूं त्यागी जी, तो क्या गलत है? अगर पर्रिकर साहब आरएसएस की विचारधारा के हैं और आरएसएस को क्रेडिट देते हैं, तो उसमें कांग्रेस को या विपक्ष को क्यों दिक्कत है? केसी त्यागी और फिर राकेश सिन्हा जवाब देंगे। हमें तो सुमित जी आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं, हमें बैठा लिया आपने। आधा घंटे में हमारा एक कमेंट नहीं हुआ, उस पर राकेश जी भी चिल्लाने लगे। आपने हमारा किसी दूसरे जनरल साहब को मौका दिया। हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए ना हमारी जी। मैं कह रहा हूं इसका उल्लेख आवश्यक नहीं था। मैं अपनी पार्टी का आपको अभी जो आधा घंटे पहले प्रस्ताव पास किया है, हमने खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ की है। हम कौन सा पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं? कोई भी पार्टी ले रही है आप उसकी निंदा कीजिए, लेकिन सारे पॉलिटिकल विपक्ष को एक साथ क्यों आप कंबाइन करते हैं? हमारा प्रस्ताव मैंने आपको पढ़ के सुनाया, नीतीश कुमार जी की बाइट चल रही है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सिर्फ और सिर्फ देश की फौजों को जाता है, जिसका शंकर साहब ने जिक्र किया अभी, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम हुआ है, उसको भी सराहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहत इंदौरी का ये शेर जो उन्होंने पिछले दिनों पढ़ा है, वो सही साबित न हो जाए। सीमा पर बहुत तनाव है, लगता है फिर कोई चुनाव है, उसकी बात को सही साबित मत करो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिले में आपने पोस्ट लगा दिए, क्या जरूरत थी आपको पोस्ट लगाने की? आपने पर्रिकर को राम दिखा दिया, आपने नवाज शरीफ को रावण दिखा दिया, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आपने जो 2.5 साल में काम किया है, आप उस पर वोट मांगिए। कांग्रेस पार्टी की पुरानी लीगेसी है, वो उस पर वोट मांगे। आप भी कोई मौका जो है, बीजेपी के लोग भी छोड़ते नहीं हैं, जिसमें इन सर्जिकल स्ट्राइक को पंजाब के चुनाव के लिए, यूपी के चुनाव के लिए, और अभी सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के एमपी हैं, आपने क्यों नहीं रोका उनको? उनको कह रहे हैं अगली सर्जिकल स्ट्राइक अयोध्या में होगी राम मंदिर को लेकर के। तो क्या ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है क्या? आप तो प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं मानते, जिसने कहा ड्रम बीटिंग बंद करो। किस अथॉरिटी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी कह सकते हैं कि जो बॉर्डर की सर्जिकल स्ट्राइक है उसका कंपैरिजन आप अयोध्या के राम मंदिर से करेंगे? इसका मतलब राम का मंदिर भी चुनाव के लिए है। तो ये तो बिल्कुल अतिवाद हो गया। अब इसको गलत कहें तो आप सुनने को तैयार नहीं है। दोनों हमारे मित्र टूट के पड़ते हैं। मैंने नहीं कहा संघ के बारे में कोई खराब बात, मेरी राय आपसे अलग हो सकती है, लेकिन मेरा कहना संघ का प्रसंग करना क्या जरूरी था? संघ का उल्लेख करना क्या जरूरी था?
क्या वो सेना की तारीफ करके पर्रिकर नहीं रह सकते थे? और सुमित जी, मुझे पर्रिकर 10 जब भी सेकंड बोलते हैं दीजिए। बदजुबानी बोलते हैं। संबित जी 10 सेकंड, फिर राकेश जी आपके पास। संबित जी 10 सेकंड। जी देखिए, पहली बात तो है, त्यागी जी बहुत सीनियर हैं। जब वो कहते हैं कि सीमा पर बहुत तनाव है, लगता है कोई चुनाव आने वाला है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं कहा ये इंडिया को मैंने नहीं डिमीन कहा। करने वाली बात है, इंडिया नहीं, को डिस्टॉर्ट भारत को मत छोटी कीजिए आप। करने वाली बात है। नहीं, आपने कहा ऐसी परिस्थिति ये मैंने क्रिएट नहीं हो रही कहा। है। नहीं कहा नहीं, मैंने। सर सुनिए, मैं आपको मैंने सुना रात पूरा, इंदौर हमें का भी शेर सुन पढ़ा। लीजिए। आप झूठ नहीं, आपने बोलते कहा हैं। ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। नहीं, मैंने शेर, रात वो इंदौर का शेर शेर में ही तो पढ़ा है। इंडिकेशन है। आप शेर क्यों पढ़ रहे थे? तो शेर क्यों पढ़ रहे थे साहब? अगर शेर को आप अपना नहीं मानते हैं तो शेर के विषय में तो आप बता रहे थे कि ऐसा ही माहौल बन रहा है कि सीमा में बहुत तनाव है, मानव चुनाव है। क्यों? तो वैसा काम कोई कर नहीं रहा है, वैसा काम कोई नहीं कर रहा है। और सीमा पे तनाव को चुनाव से कोई भी, और खास करके जो सीनियर लोग हैं, वो तो कृपया करके मत जोड़िए। दूसरी बात, पोस्टर लगाने की बात कही, हमने भी पोस्टर लगाए, हमारे कार्यकर्ता ने लगाए, मुलायम सिंह यादव ने भी लगाए, कांग्रेस ने भी लगाए। आप बताइए, मुलायम सिंह जी की, यादव जी के पोस्टर में 2 बातें थी। एक तो मुलायम जी को श्रेय दिया जा रहा था, कोई बात नहीं, सारा श्रेय मुलायम जी ले ले। दूसरी बात ये लिखा था कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं। आप मुझे बता दीजिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक हिंदू मुस्लिम का विषय कैसे बन गया? तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद सब लोग, नहीं सुन लीजिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अगर कोई नेता को भाषण देता है और उसमें किसी ऑपोजिशन को गाली नहीं देता है, आर्मी को श्रेय देता है, तो क्या चेपी लगा के बैठे मुंह पे? कोई कुछ नहीं बोले, ऐसे कोई पाप थोड़ी कर दिया हमने। राकेश सिन्हा, क्या आपको नहीं लगता, राकेश सिन्हा, क्या आपको नहीं लगता कि सीधे तौर पर पर्रिकर साहब को यह कहना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ सेना का हाथ है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को श्रेय दे चुके हैं, वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो लोग हम सब जानते हैं। फिर क्यों आरएसएस की टीचिंग की बात आई? क्यों जबरदस्ती इस पूरे मामले से आरएसएस को जोड़ा गया? क्यों नहीं विपक्षी पार्टियां या आपको जो लोग वोट देने वाले हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, वो क्यों नहीं इसको शक की निगाहों से देखें कि आप आरएसएस के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं? सुमित जी, कुछ लोगों के मन में आरएसएस के प्रति इतना नफरत है कि वो आरएसएस को जाते ही उनको हजम नहीं होता है, अपच हो जाता है। देखिए, उन्होंने क्या कहा, आर्मी ने बहादुरी के साथ जो भूमिका अदा की, उस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं है, बिल्कुल किसी नहीं है। पागल आदमी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। आप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यह कहा, हमने जो कार्रवाई की, हमने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में जो एक्शन लिया, इसकी प्रेरणा हमें आरएसएस से लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव की शिक्षा मिली। अब मैं त्यागी जी को जवाब देना चाहता हूं। त्यागी जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। त्यागी जी, आपकी विचारधारा संगठन के चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुए। एक वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी ने उनसे पूछा, जो छप चुका है, पूछा प्रधानमंत्री बनने के बाद आपकी कौन से मिथ टूटे? तो उन्होंने कहा, मेरे 3 मिथ टूटे। पहला मिथ टूटा कि भारत बिना भारतीय सेना का नहीं चल सकता है। दूसरा मिथ टूटा कि आरएसएस की देश के भीतर वही भूमिका है जो सीमा पर आर्मी की भूमिका है। एक, और सुन लीजिए, 48 में संघ कश्मीर में क्या कर रहा था, नफरत को अलग रख के देखिए उस समय की सरकार ने क्या कहा। 62 में दिल्ली का ट्रैफिक कौन संभाल रहा था, जाके नेहरू जी के बयान को देखिए। 65 में शास्त्री जी के बयान को देखिए। 71 में इंदिरा गांधी का संघ को दिया गया धन्यवाद देखिए, जब दिल्ली के ट्रैफिक को, दिल्ली की पानी की व्यवस्था को, पानी के सप्लाई को संघ संभाल रहा था। इंदिरा जी ने संसद के भीतर बयान दिया, संसद के भीतर बयान दिया। मैं बता रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस ने, सुन लीजिए, संजय झा जी सुन लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस ने इंदिरा गांधी पर सवाल उठाया, पानी के सप्लाई से किसी खास कम्युनिटी के लोगों को अलग क्यों रखा गया? पानी के सप्लाई, दिल्ली में पानी की, अरे अंग्रेजों के विषय में मत बोलिए, अलग रखा। त्यागी जी बताएंगे, जॉर्ज फर्नांडिस ने लोकसभा में सवाल उठाया था, इस बात का उल्लेख किया था। और पाकिस्तान के, सुन लीजिए संजय झा जी, सुन लीजिए, अरे आप लोगों ने शिमला समझौते में, क्या हुआ? आर्मी को लेट डाउन किया। अरे देखिए ना, मैं आप दोनों से, आप सभी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप सभी सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, पार्टी के, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं, जनरल शंकर प्रसाद ने अभी इतनी समझदारी भरी बातें की और हम फिर वहीं आ गए, 15 मिनट के अंदर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरल प्रसाद, ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पे हो और हम जानते हैं कि ये अगले 3 महीने तक
सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति होगी और बयानबाजी चलती रहेगी, कभी ए पार्टी करेगी कभी बी पार्टी करेगी, एक दूसरे का आरोप के जवाब देगी। अब जबकि सेना के लिए कठिन वक्त आ रहा है, कश्मीर में ठंड पड़ने वाली है, -0 में टेम्परेचर जाने वाला है, उन परिस्थितियों में उस फौजी के ऊपर क्या होगा जब उसको खबरें मिलेंगी। आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं जहां तुरंत खबरें पहुंचती हैं कि वहां तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तू मैं कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। उस सैनिक पर क्या बीतती है उस टाइम पर जनरल प्रसाद? देखिए, एक सैनिक को क्लियरली पता है कि भारत सरकार ने एक हुक्म दिया है कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे। भारत सेना अपने काम में जुड़ी हुई है, लगी हुई है और ये कार्य सफल होकर रहेगा। जब होगा ये सब बाद में पता लगेगा कि कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन में होगा। इसमें किसी चीज़ की कोई भूमिका नहीं है, केवल एक सरकार से ऑर्डर आया है जो हम लोगों की समझ में आया मीडिया के जरिए कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस बनाई है और वो किस तरह से लागू होगी, कब उसका कंप्लीशन होगा, ये सिर्फ उन्हीं को मालूम है जिन्होंने इसकी बनावट की है। भारत सेना को जो टास्क मिला है टेररिज्म को समाप्त करने का, चाहे पॉलिटिकली आप कुछ भी करते रहें, जब तक कि ये आदेश रद्द नहीं होगा, जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि आप टेररिज्म से मत लड़िए और बंद कर दीजिए पाकिस्तान के बरखिलाफ, तो भारत सेना बंद कर देगी। जब तक कि भारत सेना को हुक्म मिला है कि आप टेररिज्म को खत्म कीजिए, भारत सेना का इसका कोई रोल नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ इसके साथ लेना देना नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। हम इलेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने काम से, हमें मतलब है भारत की जनता से। भारत की जनता देख रही है कि हमारी सेना क्या काम कर रही है और ये काम मुकम्मल कर सकती है कि नहीं कर सकती। भारत सेना कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है पॉलिटिकल बैटल में, उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ दिलचस्पी ये है कि हमें दुश्मन से हारना नहीं है, हमें अपनी कैजुअलिटी जीरो करनी है और दुश्मन के टेररिस्ट को बर्बाद करना है। और अगर टेररिस्ट बर्बाद करने में पाकिस्तान आर्मी के साथ भी हमें मुठभेड़ करनी पड़ जाए तो हम उसको करेंगे और पाकिस्तान आर्मी के 90,000 प्रिजनर जिस तरह बांग्लादेश के बाद लिए थे दोबारा लेकर दिखाएंगे वर्ल्ड को। ठीक है त्यागी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिबेट के आखिरी पलों में आ गया हूं मैं, क्या आपको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जिनको वोट डालने जाना है, कि ये कैसे सेना का इस्तेमाल लेकर बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, जो चुनावों में जा रही है, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगी है अपने अपने फायदे से? कैसी त्यागी? देखिए सुमित जी, जो जनरल साहब कह रहे हैं उनकी बात में हमारी बात में कोई फर्क नहीं है। और मैंने और मेरी पार्टी ने और हमारे अध्यक्ष ने जो आपके यहाँ सुनाया जा रहा है, कोई स्वर की ध्वनि अध्वनि का स्वर कोई ऐसा निकला हो जिससे हमने प्रधानमंत्री पर प्रहार किया हो, रक्षा मंत्री पर किया हो, सेना पर तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सवाल उठाते हैं उसको भी अच्छा नहीं मानता हूं। और राकेश जी, इस समय आरएसएस का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। आप संघ के लिए अपनी प्राण दे दिए, मुझे कहां दिक्कत है, हर आदमी अपनी विचारधारा के लिए प्राण देता है। लेकिन पर्रिकर का इस समय संघ का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। उसमें ऐसी बू आती है, मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है कि अगर संघ की ट्रेनिंग के लिए ना हुए होते तो शायद इतना बड़ा काम ना हुआ होता। तो उससे पहले तो 65 में भी, उससे पहले तो 71 में भी अटल बिहारी 10 सेकंड है मेरे पास, संबित जी से जवाब लेता हूं। सॉरी टू से, संबित से जवाब लेता हूं। आपने बीजेपी पे सवाल खड़े किए, संबित त्यागी जी की बात का जवाब 10 सेकंड। संबित पात्रा, देखिए बहुत दुख, देखिए बड़ा दुख होता है जिस प्रकार का सबूत मांगा गया, जिस प्रकार की राजनीति की गई। आपने जब सवाल पूछा था कि हमारे आर्मी पर क्या गुजरता होगा, देखिए आर्मी का जवान आज रो रो के कहता होगा जब वो सर्जिकल स्ट्राइक पे जाता होगा कि ए मेरे पैर के छालो जरा खून उगल और निशान छोड़, क्योंकि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबूत मांगते हैं। सॉरी संबित, बीच में आपको रोकूंगा मैं, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का, लेकिन राजनीति अपने पूरे इस वक्त शबाब पर है। सब पार्टियां इस सर्जिकल स्ट्राइक से बहाने अपने अपने फायदे की चीजें ढूंढ रही हैं। बीजेपी को ज्यादा फायदा ना मिले, उसको कैसे लगाम लगाई जा सके, उस कोशिश में बीजेपी के विरोधी लगे हैं और बीजेपी विरोधियों को मात देने के लिए लगातार इस तरह के बयानों को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम अब वक्त है एसएमएस के जवाबों को जानने का। हमारा आज का सवाल था बहुत सीधा सा
कि क्या पर्रिकर का सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को देने वाला बयान जायज है? जवाब हजारों की संख्या में आए हैं। 58% हाँ कहते हैं, 42% नहीं कहते हैं। लगभग बटा हुआ सा हिसाब किताब है। और वहीं ट्विटर पर उल्टा है, हाँ कहने वाले 47% हैं, ना कहने वाले 53% हैं। यानी मामला लगभग बराबरी का है। जनता को ये जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है बीजेपी के अंदर, देने की लेने की, वो बहुत पसंद नहीं आ रही है। ये समझना होगा बीजेपी और बीजेपी के तमाम पार्टी चलाने वाले नेताओं को। इसी नोट पर आज मेरे साथ इतना ही।